हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। हम कर रहे हैं आज ईवीएस एनसीईआरटी का रिवीजन और आज है हमारी क्लास थर्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईवीएस एनसीईआरटी यानी कि तीनों एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन तीनों बुक्स में जितना भी समराइज डाटा है वो हमने इसमें कलेक्ट किया है, तो हम उसी हिसाब से इसका रिविज़न कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ डांसेस। ये तीनों बुक्स में अलग अलग डांसेस की बात की गई है, तो उन सबको हमने समराइज़ किया है यहाँ पे। काइंड्स ऑफ डांसेस इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से डांसेस होते हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। मैनपुरी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? मैनपुर से। गरबा ये गुजरात से आता है। गुजरात का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है जो कि नवरात्रों के टाइम पे किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ओडिसी डांस बहुत ही ओडिशा का फेमस डांस है, फोक आर्ट है वहाँ का। झूमर, झूमर राजस्थान से है। अभी जो दीपिका पादुकोण की मूवी है उससे भी आप इसको रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। कथक, कथक उत्तर प्रदेश का है। बहुत से लोग कथक और कथकली में कंफ्यूज होते हैं, तो कली केरला की कली से इसको याद रख सकते हैं। फिलहाल कथक की बात कर रहे हैं तो कथक है उत्तर प्रदेश से। बैम्बू डांस मिज़ोरम में है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बैम्बूज हैं, इसलिए बैम्बू डांस मिज़ोरम का आता है। बिहू असम का है, वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथकली केरल की कली जो कि है उससे याद रख सकते हैं आप इसको। भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब का लोक नृत्य है। एक और है चेरवा डांस जिसका बुक में जिक्र है, वो भी मिज़ोरम से आता है। ट्रेडिशनल कुछ आर्ट्स की बात की गई है जिसमें बच्चों को बताया गया कि भारत के किस किस राज्य में ट्रेडिशनल आर्ट का काम है, हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम बताया गया है कि कौन सा स्टेट, कोई भी प्रदेश है वो किसी खास चीज़ के लिए फेमस है। उन सब की जानकारी इस बुक्स में दी गई है, उसे हम लोग को याद करना है। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट चिकनकारी की। तो चिकनकारी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कौन से क्षेत्र से आती है? ये लखनऊ क्षेत्र से आती है। बंधनी डिज़ाइन, ये बंधनी डिज़ाइन क्या है? ये राजस्थान की बंधनी साड़ीज़, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ से है ये? राजस्थान से। पटोला, पटोला क्या है? पटोला गुजरात से है। गुजरात में पटोला साड़ीज़ से आपने याद रख सकते हैं। जम जमदनी ये वेस्ट बंगाल का है। मूंगा सिल्क ये आसाम से है। पश्मीना शॉल ये जम्मू कश्मीर है। पश्मीना का नाम सुनते ही कश्मीर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री, इत्र इंडस्ट्री जो है कन्नौज का है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे बहुत सारे पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक गांव है, सॉरी। पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश का एक गांव है। यहाँ पर पोचमपल्ली में बहुत सारे पोचमपल्ली एक आर्ट डिज़ाइन है जो कि आंध्र प्रदेश से आता है। और यहाँ पे बहुत सारे जो हैंड वीवर्स हैं, जो हम हाथ बुनकर जो होते हैं, जो बुनकरी करके अपना रोज़ गुजारा करते हैं, इन सब का बुक में जिक्र है, इसलिए इनको याद करना ज़रूरी है। आइए एक बार और रिवीजन करते हैं। चिकनकारी जो है लखनऊ का ट्रेडिशनल आर्ट है। बंधनी डिज़ाइन जो है वो राजस्थान का ट्रेडिशनल आर्ट है। पटोला जो है वो गुजरात का ट्रेडिशनल आर्ट है। जमदनी जो है वो वेस्ट बंगाल का है। मूंगा सिल्क असम का है। पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर से रिलेट कर सकते हैं आप। परफ्यूम इंडस्ट्री कन्नौज से। और पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश से। फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि एक तरफ ट्रेडिशनल आर्ट, एक तरफ स्टेट दे दिए जाते हैं। ना सिर्फ स्टेट, या तो आपको उनका मेन डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, या स्टेट भी दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हैं, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन के फॉर्म में आपको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। मैप से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। बुक में कुछ
वेजिटेबल्स का है, एक चैप्टर है जिसमें ये वेजिटेबल्स कहाँ से आए हैं इनका जिक्र है, तो आइए जान लेते हैं। टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली। टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली कहाँ से हैं? साउथ अमेरिका से आए हैं। कैबेज एंड पी कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। मेन नेटिव कहाँ का है? ये हमारे देश में आज उगाए जाते हैं और हम लोग इन्हें बड़े चाव से खाते ज़रूर हैं, लेकिन इनका मेन ओरिजिन कहाँ से है ये जान लेना ज़रूरी है। बच्चों को इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर्पज़ से इसको बुक में इंक्लूड किया गया है कि ये हमारे नेटिव्स नहीं हैं, तो इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। कौन कौन है? टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली ये साउथ अमेरिका के हैं। कैबेज और पी ये यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी, कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी ये अफ्रीका के नेटिव्स हैं। मैंगोज़ और बनाना कहाँ का है? जो जो मेन हम लोगों का मतलब कहें कि फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मैंगो और बनाना, ये है इंडिया का नेटिव है। ये हमारे खुद के देश में उगाए जाते हैं और उगाए जाते रहे हैं, ये बाहर से कहीं नहीं लाए गए हैं। ऑरेंज, ऑरेंज जो है ये साउथ चाइना का है। बुक में एक इस तरीके के प्लांट का जिक्र है जिसका नाम क्या है? नेपेंथीज, या फिर निपेंथीज भी कह सकते हैं आप इसको। इसका जिक्र क्यों है बुक में, इसे जान लेना ज़रूरी है। प्लांट विच हंट, आपने सुना होगा प्लांट जो हैं हम सबको फूड प्रोवाइड करते हैं, हम सबका पेट भरते हैं, लेकिन प्लांट जो हैं अपना कुछ प्लांट ऐसे भी हैं कि जो हंटिंग करते हैं। वो कौन? उस पेड़ का नाम है निपेंथीज। तो आइए जानते हैं क्या है इस प्लांट के बारे में। देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट द फ्रॉग, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि क्या ट्रैप करते हैं, सॉरी, देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं और जितने भी फ्रॉग्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, जाल में फंसाते हैं और उनको खाते हैं। एक और द पिचर प्लांट, इसको पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन नाम क्या है? पिचर प्लांट। और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है निपेंथीज। इन सच प्लांट, ये कहाँ के नेटिव है? ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय। ये निपेंथीज कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय और मेघालय इंडिया में ही है। इन मेघालय यानी कि इंडिया में। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, इसकी शेप कैसी होती है? पिक्चर लाइक होती है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड विद हाफ लीफ, इसका माउथ जो है हाफ लीफ से कवर्ड होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट, इस प्लांट में स्पेशल स्मेल होती है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है और इंसेक्ट्स इसमें फंस जाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जैसे ही इंसेक्ट प्लांट के माउथ पे आते हैं, बैठते हैं, झट से दरवाज़ा मतलब जो ऊपर की परती होती है वो ढक जाती है। अब वो मक्खी या फिर जो भी इंसेक्ट उस प्लांट के माउथ पे बैठा रहता है वो उसमें ट्रैप होके रह जाता है और थोड़े टाइम बाद अपना दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद ये प्लांट आराम से उसको, बहुत सारे एंजाइम्स उसमें से सिक्रीट होते हैं प्लांट्स में और प्लांट में से, और ये इंसेक्ट्स को वो ईजिली डाइजेस्ट कर पाता है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन गेट आउट। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। तो इसका नाम ज़रूर याद रखना है। इसका नाम है पिचर प्लांट, कॉमन नेम है, और वैसे नाम पूछा जाए तो निपेंथिस के नाम से भी आ सकता है। इसी में कुछ और भी है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ मतलब हमारी वेजिटेबल्स की, तो उनमें कुछ जैसे हैं मेथी। मेथी कहाँ का है? मेथी हमारे घर में बहुत फेमस मतलब एक डिश कह सकते हैं, वेजिटेबल है, कॉमन वेजिटेबल है, जिसको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल सीड्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। सीड्स का भी एक चैप्टर है बुक में जिसमें ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो मेथी बेसिकली कहाँ से आया है? मेथी आया है यूरोप से। स्पिनच जो कि बहुत ही मतलब कॉमन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से है, जैसा कोई नहीं होगा जो इसका नाम नहीं जानता होगा या फिर इसे नहीं जानता होगा।
तो स्पिनच की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ से आया, ये सेंट्रल एशिया से है। ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल हमारे नेटिव है इंडिया का। और रेडिश कहाँ से है, ये भी साउथ वेस्ट चाइना से आया है। तो ऐसे कौन कौन सी वेजिटेबल्स जो हमने पढ़ी जो इंडिया की हैं, मैंगो और बनाना इंडिया का है और ब्रिंजल इंडिया का है। बाकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टमाटो, पोटैटो, ग्रीन चिली केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कैबेज एंड पी केम फ्रॉम यूरोप। कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी ये अफ्रीका के हैं। भिंडी इसलिए याद रखना है क्योंकि बुक में इसका जिक्र भी है। ऑरेंजेस की बात करें तो ये साउथ चाइना से है। मेथी साउथ यूरोप से है, साउथर्न यूरोप से है। स्पिनिच सेंट्रल एशिया का है। ब्रिंजल नेटिव है इंडिया का। और रेडिश आया है साउथ वेस्ट चाइना से। जी आते हैं, एक बुक में ये कॉलम दिया था, थ्रू द आइज़ ऑफ अल्ब्रूनी। अल्ब्रूनी की आंखों से हम देखेंगे क्या है। मोर देन 1,000 ईयर अगो, हज़ारों साल पहले, ए ट्रैवलर केम टू इंडिया। एक ट्रैवलर था, यात्री था या जो इंडिया आया। हिज नेम वॉज अल्ब्रूनी, उसका नाम था अल्ब्रूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। अभी जिस जगह से ये आया था उस जगह को फ़िलहाल में उज्बेकिस्तान कहा जाता है। तो ये नोट डाउन करने वाले हैं कि उस जगह का फ़िलहाल में क्या नाम है, अल्ब्रूनी। अल्ब्रूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ। उसने जो भी हमारे देश में आके देखा उनको बहुत ही गहराई से अनुभव किया और देखा और उसको नोट डाउन किया। ही रोट स्पेशली about those things that he found very different from our own country। उसने उन चीज़ों को मेंशन किया जो उसके देश से हमारे देश में अलग थी। here is a part of what he wrote about the pond of that time। उस समय के जो पॉन्ड्स के बारे में जो बातें कहीं जो उसको अलग लगी उसके बारे में उसने कुछ लिखा है। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड। बहुत बड़ी चीज़ लिखी थी कि हमारे देश के जो लोग थे उस टाइम में, जिस टाइम ये आए थे एल्ब्रूनी जी, उस टाइम वो कहते हैं कि उस टाइम पे हमारे देश के लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे, कौशल में बहुत ज़्यादा, हमारे देश के लोगों में बहुत सारा कौशल था। किस चीज़ के बारे में, मेकिंग ऑफ पॉन्ड। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। मेरे देश के लोग तो अगर यहाँ के लोगों को देखें, इन पॉन्ड्स को देखें तो वो बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विद द आयरन रॉड टू बिल्ड द चबूतरा। वो कैसे, चबूतरा यहाँ पर क्या हो, चबूतरे की बात की है कि वो क्या कह रहे हैं कि दे पाइल्ड अप रॉक्स एंड जॉइन, वो रॉक्स को जॉइन करके पाइल कर देते हैं, के ऊपर लगा देते हैं और उन पाइल्स को रॉड से जॉइन कर देते हैं और क्या बना देते हैं, चबूतरा। चबूतरा क्या है, रेस्ड प्लेटफॉर्म। बिटवीन दैम देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन। कह रहे हैं कि उस पॉन्ड में जाने के लिए बहुत सारी रोज़ हैं, लंबी लंबी स्टेयर कार्स यानी कि सीढ़ीदार सीढ़ीनुमा पॉन्ड्स बनाए गए हैं। गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे आने के लिए। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट। ऊपर जाने के लिए अलग और नीचे आने के लिए अलग अलग स्टेयर केस का उन्होंने जिक्र किया है। सो देर इज़ लेस क्राउडिंग। उन्होंने ऐसा, वो कह रहे हैं कि ऊपर मतलब ऊपर से आने के लिए अलग स्टेयर है, नीचे से जाने के लिए अलग स्टेयर है। वो किस लिए, ताकि भीड़ ना हो। तो उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात की जा रही है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि हमारे देश के लोग बहुत ही स्किल्ड हैं। वो क्या करते थे, वो बहुत सारी ह्यूज रॉक्स यानी कि बड़ी बहुत सारी रॉक्स को जॉइन करते थे, मतलब पाइल अप कर देते थे एक के ऊपर एक लगा के, उनको आयरन रॉड से मतलब आयरन रॉड से उसको जॉइन करते थे। और क्या बनाया था उन्होंने, चबूतरा, रेस्ड प्लेटफॉर्म, पूरे लेक के चारों तरफ। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि लंबी लंबी स्टेयरकेस थी, जाने के लिए अलग, ऊपर जाने के लिए अलग और नीचे आने के लिए अलग अलग। टुडे वी स्टडी हिस्ट्री, वी कैन नॉट लॉट दोज डेज फ्रॉम राइटिंग द अल्ब्रूनी।
ये बोल रही कि अल्ब्रूनी के नाम से एक स्टैम्प भी और केम आया था 1973। जी हमें याद रखना होगा कि 1973 में अल्ब्रूनी जी के नाम से एक स्टैम्प भी निकाला गया था। एंड 1000 ईयर आफ्टर हिज बर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं। डेड सी के बारे में हमारे बुक में एक मेंशन, स्पेशल नोट मेंशन है, इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो ये बोल रहा है कि सॉल्टिएस्ट ऑफ द ऑल सी एंड ओशन, मतलब पूरे विश्व में सबसे खारे पानी की जो झील है, सॉरी जो समुद्र है, वो कौन है? वो है डेड सी। इसकी सैलिनिटी कितनी है, मतलब कितना नमक होगा कि 1 किलो पानी में 300 ग्राम नमक, मान लीजिए। इट वुड बी बहुत वेरी बेटर, ये बहुत ज़्यादा कड़वा। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ पर्सन डज नॉट हाउ टू स्विम, इसमें आपको इसकी खास बात यह है कि इस डेड सी में कोई भी मरता नहीं है। सब लोग डूबता नहीं है, मरने की बात बाद में आती है, पहले आती है कि डूबता नहीं है, और यही इसको खास बनाती है। शी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी व्हेन शी फ्लोट इन वाटर, शी इज़ लाइंग डाउन एंड, अगर कोई इसमें तैरने की कोशिश करेगा तो वो ऊपर आ जाता है। बुक में एक स्पेशल नोट है गांधी जी के ऊपर, तो इसको पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने, हम सबको पता है कि दांडी मार्च किया था। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। ये इंसिडेंट कब हुआ था? 1930 में। एंड बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले, फॉर मैनी ईयर्स ऑफ ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। ये क्यों किया गया था, ये सब आपको पता है क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स हम लोगों को अपना नमक बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, इसीलिए नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा की गई थी। क्यों they had also put a heavy tax on salt, और सॉल्ट के ऊपर भी बहुत बड़े अमाउंट में टैक्स लगाया जाता था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर द यूज़ एट होम, वो अपने घर तक के यूज़ के लिए सॉल्ट नहीं बना सकते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, कोई भी कैसे बिना नमक के रह सकता है? गांधी जी सेड, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर गिव अस। गांधी जी का कहना था कि हम ऐसे कैसे जो भी तो इसी नियम को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कहा कि कोई कैसे, जो प्रकृति हमें दे रही है, आप उसको हमें यूज़ करने से कैसे रोक सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा की, बहुत लंबी यात्रा की। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से दांडी सीसोद गुजरात तक की। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, सिर्फ नमक कानून को तोड़ने के लिए ये यात्रा थी। तो आगे बढ़ते हैं। बुक में एक बहुत सारी जो स्लीप साइकिल होता है उसका बुक में मतलब पिक्चर मेंशन था, तो उसको जान लेना जरूरी है कि वो क्यों मेंशन था। तो उसमें दिखाया गया है कि लिजार्ड, मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और सॉरी एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, उनका स्लीप साइकिल कितना है। तो लिजार्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। लिजार्ड के बारे में कहा गया कि गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन, एक सीज़न के लिए सो जाती है पूरा। एक सीज़न बाहर रहेंगे, एक सीज़न सो जाएंगी। काऊ की स्लीप साइकिल की बात की तो काऊ लगभग 4 घंटे सोती है। पाइथन की स्लीप साइकिल की बात करें तो वो लगभग 18 घंटे सोते हैं। जिराफ जी की बात करें तो वो लगभग 2 घंटे सोते हैं। और बिल्ली की बात करें तो लगभग 12 घंटे सोते हैं। बुक में और जो मेंशन किया गया है पोलियो के बारे में, तो पोलियो, आपको पता है कि पोलियो एक वायरस डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से होता है। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया जो है फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज से फैलता है। प्लाज्मोडियम एनोफिलीज जो होती हैं उनसे फैलता है। एनीमिया की बात भी की गई है बुक में, तो एनीमिया को भी जानने की ज़रूरत है। एनीमिया क्या है? जब हमारे ब्लड्स में आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है तो हम कहा जाता है कि आपको एनीमिया हो गया है। इट इज़ अ रूटीन ब्लड टेस्ट। एनीमिया इज़ रिपोर्टेड एज अ लो हीमोग्लोबिन और हीमोग्रिन। जब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में आरबीसीज का नंबर की कम हो गया है, या फिर कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन
कम हो गया, इसी को कहते हैं अनीमिया की प्रॉब्लम। एक ऐसे ही नोटबुक में दिया था, इसे जान लेना भी ज़रूरी है। मेडिसिन फॉर मलेरिया करके है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। फ्रॉम द अर्ली टाइम्स द ड्राइड पाउडर बार्क ऑफ द चिनोका ट्री, ये कहा जा रहा है कि पुराने समय में बार्क जो होती है, पेड़ की छाल, चिनोका जो ट्री है, जो एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल जो है, जो इतनी सूखी हुई छाल होती है जो पेड़ों से निकलती रहती है, उसको क्या किया जाता है कि पाउडर किया जाता था एंड यूज टू मेक मेडिसिन ऑफ मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्टेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट। जब पहले ये मलेरिया की दवाई नहीं निकल पाई थी तो सिर्फ एक चिनोका ट्री था जिसका इस्तेमाल करके लोगों को इस बीमारी से बचाया जाता था। उस टाइम पे इसको पाउडर फॉर्म में या फिर इसको बॉईल करके छान करके लोगों को दिया जाता था इस बीमारी पे काबू पाने के लिए। और भी बुक में बहुत कुछ है। रोनाल्ड रॉस के बारे में बात की गई है। रोनाल्ड रॉस कौन है? इन 1902 December, रोनाल्ड रॉस गॉट अ हाईएस्ट अवार्ड। रोनाल्ड रॉस को एक हाईएस्ट अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ अवार्ड फॉर मेडिसिन। किस चीज़ की मेडिसिन के लिए? In 1905 they even as lay drying, Roland last word here, I will find something new। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम, जो मतलब मलेरिया के जो मॉस्किटोज़ हैं, उनकी लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया था, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी कि प्लाज्मोडियम एनोफिलीज़ की जो लाइफ साइकिल होती है, पूरा चक्र होता है, और उसको उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। उन्होंने बताया था कि ये जो मलेरिया नाम की बीमारी है, ये मॉस्किटोज़ यानी कि फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो से होती है। बुक में एक ये नोट था, जिसे पढ़ना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। इस नोट के बारे में बताऊं तो ये नोट बेसिकली था बिछिंद्री पाल जो हैं उनके बारे में ये नोट है कि वो 12 साल की एक लड़की थी जो कि पहाड़ों पे रहती थी, तो उनके बारे में इसमें जानना ज़रूरी है। ये बिछिंद्री पाल ग्रू अप इन द नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। बछेंद्री पाल जो हैं, नकुरी विलेज है गढ़वाल एरिया में उत्तराखंड का, वहाँ से बिलोंग करती थी। व्हेन शी ग्रू ओल्ड शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर, जैसे कि वो बड़ी हुई उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उत्तरकाशी का। हर गाइड उनके गाइड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनके गाइड का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। पहले तो बिछिंद्री पाल कौन है ये जानना ज़रूरी है। वो कहाँ की रहने वाली थी? वो नकुरी विलेज है गढ़वाल एरिया उत्तराखंड का, वहाँ से बिलोंग करती थी। उनके गाइड कौन थे? उनके गाइड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और जिन्होंने उनको ट्रेन किया था। शी स्टार्ट ट्रेन वुमेन माउंटेनिंग कोर्स इन 1984। बिछिंद्री पाल वॉज सेलेक्टेड एज द टीम मेंबर ऑफ द क्लाइम द माउंट इन 1984 में उन्हें एज ए टीम मेंबर सेलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने के लिए। तो आइए जानते हैं। इसमें पूरा मेन यही है कि देयर वॉज अ 7 वुमेन इन द 18 मेंबर टीम। 18 लोगों की टीम में 7 वुमेन्स थी। ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम वॉज वेरी ट्राइड आफ्टर हैविंग रीच्ड हाइट ऑफ 7,300 मीटर। 15 मई की रात को टीम ने बहुत बहुत थक गई थी पूरी टीम, क्योंकि वो 7,300 मीटर ऊंची ऊंचाई तक वो लोग चढ़ चुके थे। द टीम पुट अप देयर
टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। जब 7,300 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग पहुंच गए थे तो टीम बहुत टायर्ड थी, तो इससे आगे जाने के लिए उन्होंने नहीं सोचा और उन्होंने अपना टेंट वहीं पे लगाने की बात सोची। अराउंड मिडनाइट दे हियर्ड अ लॉर्ड साउंड एंड देन अ बैंग बिफोर द फुली अवॉक। एक बहुत बड़ा साउंड उन्होंने सुनाई दिया, वो अचानक जग गए। टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम। उन लोगों को लगा कि कोई चीज़, बहुत भारी सी चीज़ उन लोगों को हिट की है और वो लोग, देयर वॉज अ टेरेबल स्नो स्ट्रॉम। क्या था वहाँ पे? एक बहुत ही भयानक स्नो स्ट्रॉम आया हुआ था। बिछिंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो। बिछिंद्री पाल जो थी लगभग बर्फ में पूरा ढक चुकी थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। उनके सिर में चोट लगी थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स, उनके बहुत टीम के बहुत सारे लोग थे, वर ऑल्सो इंजर्ड, जिन्हें चोट लगी थी। द अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट। बहुत सारे लोगों ने अपनी जितने भी उनके टूल्स थे उनका यूज़ किया अपने आप को बाहर निकालने के लिए। एंड हु हैड बरीड अंडर द स्नो, जो कि बर्फ में ढक चुके थे। रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर रिटर्न टू द बेस कैम्प बट बिछिंद्री वेंट अहेड। बहुत सारे लोग टीम मेंबर्स थे जो कि वापस आए, लेकिन बिछिंद्री वहीं पे रुके रहे। क्लाइंब स्लोली बट स्टेडली टुवर्ड द पीक। धीरे धीरे वो चढ़ती रहीं पीक पे जाने के लिए। ही वॉज 7 minutes past on 1 o'clock in the afternoon on 23rd March। 23rd मई की बात है जब बछेंद्री पाल stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest called सागर मंथा in the Nepal। ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग कि बिछिंद्री पाल जी जो हैं उन्होंने 8,900 मीटर का जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा नेपाल कहा जाता है, वहाँ पर चढ़ाई 23 मार्च को उन्होंने वहाँ पर की। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर। उनके साथ और भी लोग थे। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम साइड। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, 2 लोग के और खड़े होने की जगह नहीं थी उसी टाइम पे। इस वजह से वन स्लिप, उसमें से इसी वजह से वहाँ पे एक स्लिप हो गए और दे वुड फॉल डाउन स्ट्रेट 1,000 feet बिलो। जो स्लिप होने की बिल्कुल जगह, मतलब खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं थी, तो इसी वजह से वो लोग स्लिप हो गए। स्लिप होने के बाद वो लोग हज़ारों मीटर फ्लो on one slip and they would fall straight to 1,000। Pichendri and her teammate dug into the snow and pitched out their axes firmly the ice। हज़ारों मीटर जो नीचे है वो लोग गिर गए। पिछेंद्री और उनकी टीम मेट थे जो इन्होंने उनको जो बर्फ़ थी उसे खोदा और निकाला। उनकी यूज़ देयर हुक्स दे टाइड देमसेल्फ टू द रोप। अपने उनके पास जितने भी हुक्स थे उन्होंने अपने आप को टाई कप किसी तरह से वहाँ पे टिकाने की कोशिश की। ओनली क्या बोल रहे हैं, ओनली देन 2 of them कुड स्टैंड देयर। वहाँ पे 2 लोग और खड़े हो पाए। शी वॉज शिवरिंग एंड कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ द अचीवमेंट। लेकिन वो लोग काँप रहे थे लेकिन खुश थे, गर्माहट थी उनके अंदर अचीवमेंट की। शी बोड हर हेड, जैसे कि उन्होंने अपना एंड पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स ली। एंड देयर शी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने 43 मिनट हाईएस्ट पीक वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड पे, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे बिताए। बिछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। बिछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पीक को अचीव किया था और वो विश्व की 5वीं महिला थी। बिछेंद्री पाल वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट अ हिस्ट्री। उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, इसलिए उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। बुक में, सॉरी बुक कह रहे हैं, एग्ज़ाम में सीटेट में माउंट एवरेस्ट से भी क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, जिसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट भी पूछी जा चुकी है। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ये एक पिक्चर है जो कि आप लोग
ये इस पिक्चर को आप लोग जानते होंगे, ये है गोलकोंडा फोर्ट की पिक्चर। वही जानते हैं इसके बारे में। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद सिटी में लोकेटेड है। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद सिटी में है। ये फोर्ट का काकतीय डायनेस्टी जो है 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। कुतुबुद्दीन शाही सुल्तान जो है इनको, ये इनके लास्ट रूलर थे जिन्होंने 1958 से 1987 तक इस पर रूल किया। तिब्बतीन में एक बोती, तिब्बतीन ऑल्सो कॉल्ड बोती, तिब्बतीन को बोती भी कहा जाता है। और तिब्बतीन ऑल्सो कॉल्ड बोती इन द लैंग्वेज स्पोकन लद्दाख। लद्दाख में तिब्बतीन जो है बोती लैंग्वेज बोलते हैं। तो मदर इन बोती लैंग्वेज में मदर को आमाली और फादर को अबाली बोला जाता है। जैसे कि हमारे जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी माता को अम्मी कहते हैं, या और फादर्स को अब्बू कहते हैं, या फिर अब्बा भी कहते हैं। उसी तरह अब बोती लैंग्वेज में, तिब्बती लैंग्वेज जो है लद्दाख में बोली जाती है, मदर को अमाली और फादर को अबाली कहा जाता है। अत्रेयपुरम जो है ये इसका एक टाउन है जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिससे क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो इसे जानना ज़रूरी है। एक और अत्रेयपुरम आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी सुना होगा अत्रेयपुरम का नाम। आगे बात करते हैं। नालमंडा कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश से है। होलगुंडी जो है ये कर्नाटका में है। और द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड बाई भीमा संघ इन हिलीगुंडी। हिलीगुंडी जो है इसमें बच्चों की जो पंचायत है उसको भीम संघ भी कहा जाता है। झूम फार्मिंग की बात की है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है और आगे भी पुटअप किया जाता होगा कि झूम फार्मिंग क्या है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें इसको झूम कल्टीवेशन इज लोकल नेम फॉर द स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली एक ही लैंड पे फार्मिंग नहीं की जाती है। जैसे कि हमारे प्लेन एरियाज़ में है कि नॉर्मल एक लैंड पे अलग अलग सीजन्स में, एक ही लैंड पे अलग अलग सीजन्स में फार्मिंग की जाती है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एक ही लैंड पर बार बार कंटिन्यूस फार्मिंग नहीं की जाती है। वहाँ पर एक बार जो फार्मिंग कर दी जाती है उसको थोड़े टाइम बाद जब वो फार्मिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब क्रॉप पूरी अपनी कल्टीवेट हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद उस लैंड को छोड़ दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद जब उस लैंड को छोड़ दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे ग्रास, वीड्स, प्लांट, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें उसमें डेवलप हो जाती हैं। उस टाइम पे किया जाता है कि उस टाइम पे उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कल्टीवेट थोड़ा टाइम बाद उसको काट दिया जाता है, काट के वहाँ पे उनको जला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर एशेस जो है, मतलब राख जो होती है, कहा जाता है कि वहाँ पे ये उसको न्यूट्रिशन कर देती है लैंड को, तो इसलिए उसको छोड़ा जाता है। तो ये मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एट इज इट समय, कुछ सालों के लिए उस लैंड को छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज ग्रोइंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं बोया जाता है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुट आउट, उनको नहीं निकाला जाता है। जितने खरपतवार, घास जो भी है उनको नहीं निकाला जाता है, छोड़ दिया जाता है। थोड़ा टाइम उनको काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। द एशेज मेक द लैंड फर्टाइल, ऐश जो है ज़मीन को फर्टाइल करती है, उपजाऊ बनाती है, यानी कि राख जो होती है वो ज़मीन को फर्टाइल बनाती है। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर द फार्मिंग, जैसे ही लैंड फार्मिंग के लिए रेडी होती है, इट इज़ लाइट अप डग, उनको पूरा पूरा नहीं खोदा जाता है, हल्का हल्का जहाँ जहाँ पर प्लांट्स को मतलब सीड्स करने होते हैं वहाँ वहाँ पर से डब किया जाता है और बीज डाल दिए जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक मेज, वेजिटेबल, चिली, राइस कैन बी ग्रोन। एक ही फार्म में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स जो है, लाइक जैसे कि मेज, वेजिटेबल, चिली, राइस आर ग्रोन। एक ही फार्म में इस अलग अलग तरीके की
फार्मिंग कर ली जाती, क्रॉपिंग डेवलप की जाती है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट आर ऑल्सो नॉट पुल आउट। घास और खरपतवारों को ओनली आर जस्ट कट, निकाला नहीं जाता, उनको सिर्फ कटिंग की जाती है, सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। उनको निकाला नहीं जाता है, उनको काट दिया जाता है और वो मिट्टी के साथ मिक्स होके दोबारा डिकम्पोज होके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। एक बुक में बात की है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 की, जिससे क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर लास्ट 25 ईयर, जो लोग जंगल में लगभग पिछले 25 सालों से रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, उन लोगों का ज़मीन पर अधिकार है। व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट, उनको अधिकार है कि उस ज़मीन पे क्या बोया जाएगा। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको जंगल से नहीं निकाला जा सकता। दे वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा, उन लोगों को जंगल से नहीं निकाला जा सकता, वो जंगल को बचाने का कार्य करते हैं, यह ग्राम सभा में होता है। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2000 में क्या कहा गया है, आप इसको याद रखिएगा। यह आप देख के समझ पा रहे होंगे ये क्या है, एक तरीके का डांस हो रहा है। ये कैसा डांस हो रहा है, बैम्बू के ऊपर डांस हो रहा है। तो बैम्बू डांस कहाँ पे होता है, बैम्बू डांस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, क्योंकि वहीं पर ग्रीन गोल्ड, जो आपको याद होगा कि बैम्बूज को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। तो ग्रीन गोल्ड जहाँ अधिकतर कहाँ पर होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं या फिर ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात आती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन सा स्टेट, तो आइए जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम स्टेट। तो ये है एक चेरवा डांस की पिक्चर, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चेरवा डांस इज़ ट्रेडिशनल कल्चर डांस परफॉर्म इन इंडिया, परफॉर्म इन मिज़ोरम। चेरवा डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है, मिज़ोरम में। थ्री टिन लैंड की बात भी की गई है। तो थ्री टिन लैंड क्या होता है, द थ्री टिन लैंड ऑन विच वी ग्रो वन टिन ऑफ सीड इज कॉल्ड वन टिन ऑफ लैंड, यानी कि एक ज़मीन पे सिर्फ एक टिन अनाज ही आप, मतलब बीज जो हैं आप बो सकते हैं। सो व्हेन दे ग्रो, जब वो बड़े हो जाते हैं, थ्री टिन ऑफ सीड ऑन अ लैंड, इट इज़ कॉल्ड, व्हेन दे ग्रो द थ्री टिन ऑफ सीड ऑन अ लैंड, इट इज़ कॉल्ड थ्री टिन ऑफ सीड, यानी कि एक ज़मीन पे सिर्फ एक टिन सीड को बोना और 3 ज़मीन पे 3 सीड टिन को बोना, ये है थ्री टिन सीड का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।